फिर मैंने ये बात बताई थी कि अगर आपको डिग्री सेल्सियस में नहीं पूछा जाए और अगर पूछे कि बताओ भाई शरीर का आंतरिक जो तापमान होता है डिग्री फ़ारेनहाइट पैमाने पर कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो डॉक्टरी का जो पैमाना होता है, डॉक्टर के पास जो पैमाना होता है वो कौन सा होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट पैमाना होता है। और अगर आपको पूछे कि हमारा शरीर का जो आंतरिक जो तापमान है वो केल्विन पैमाने पर कितना होता है, 310 केल्विन होता है। तीनों बातें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। फिर हमने बात बोली थी कि जो वर्षण जो होता है, वर्षण अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह क्या करता है, काम करता है। वर्षण अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह काम करता है तो हार्मोन स्रावित करेगा या रस स्रावित करेगा, हार्मोन, क्योंकि अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं उनका काम क्या होता है, हार्मोन स्रावित करना होता है। और वर्षण से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, वर्षण से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या होता है, स्रावित होता है, जिसको हम एंड्रोजन हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंड्रोजन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कब स्रावित होता है, जब लड़का क्या होता है, जवान होता है, किशोर अवस्था में प्रवेश करता है, 12 से 13 साल की उम्र में क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है, तब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करवाने वाला हार्मोन कौन सा है, तो जो पीयूष ग्रंथि जो है, पीयूष ग्रंथि है, उससे कौन सा हार्मोन स्रावित होगा, एलएच हार्मोन स्रावित होगा, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन स्रावित होगा। ल्यूटिलाइजिंग जो हार्मोन है ये वर्षण है, उस वर्षण की कोशिकाओं को क्या देगा, सूचना देगा, संदेश देगा। क्या संदेश देगा, लड़का क्या हो गया, जवान हो गया। जैसे ही उन कोशिकाओं को क्या मिलेगी, सूचना मिलेगी, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या कर देंगी, स्रावित कर देंगी। और जैसे ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है तो हमारे शरीर पर द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या हो जाते हैं, प्रकट होने लग जाते हैं। और द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन कौन से होते हैं, तो बात करें, जैसे शरीर पर बालों की अधिकता होना, दाढ़ी मूंछ का आना, हड्डियों का मजबूत होना, और जो लड़के जो हैं उनकी आवाज का क्या होना, भारी होना। इतनी बात हमने की थी कि नहीं की थी, आज देखो इसके बाद में हम बात करेंगे कि वर्षण हमारे शरीर का एक अंग है और अंग का जो निर्माण होता है वो कोशिकाओं से मिलकर होता है। कल भी मैंने बात बताई थी कि शरीर का जो अंग है वो कोशिकाओं से मिलकर बनेगा। कोशिकाओं का समूह क्या कहलाएगा, उत्तक। उत्तक का मैच्यूरेशन हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, ऑर्गन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऑर्गन बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर हम बात करें कि जो वर्षण जो होता है, क्या होता है, वर्षण जो होता है, इस वर्षण में कोशिका, और वर्षण में जो कोशिका होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, तो वर्षण में कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो वर्षण में कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, कि जो वर्षण जो होता है उस वर्षण में कितने प्रकार की कोशिका होती हैं, 3 प्रकार की क्या होती हैं, कोशिकाएं होती हैं। याद रखना है 3 प्रकार की कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं। ये हाथ हटाओ भाई, ये हाथ हटाओ, ठीक है ना, ऐसे बैठो आराम से। हाँ, तो देखो वर्षण में कितनी प्रकार की कोशिकाएं, 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। और मुंह से बोलते भी जाओ, 3 प्रकार की कौन कौन सी, बोलो सर। एक तो ये वाली, बोलो ये वाली, हाँ, दूसरी कौन सी, ये वाली, और तीसरी कौन सी, ये वाली। जब तक मुंह से नहीं बोलोगे तब तक याद नहीं होगा, ठीक है ना, बिल्कुल सुनसान नहीं बैठना है। अब ये वाली आपने 3 प्रकार की कोशिकाएं बता दी, अब वो 3 प्रकार की हैं कौन सी, उनके हम क्या कर लेते हैं, नाम देख लेते हैं। तो देखो कि जो एक जो कोशिका है उसको हम बोलते हैं जनन कोशिका। क्या बोलते हैं, जनन कोशिका। इंग्लिश में बोलेंगे इसको जर्म सेल। क्या बोलेंगे, जर्म सेल बोलेंगे। तो 3 में से एक तो कौन सी हो गई, जनन कोशिका हो गई। दूसरी जो है वो दूसरी कौन सी हो जाएंगी, तो दूसरी है सरटोली कोशिका। कौन सी कोशिका, जोर से बोलो, सरटोली कोशिका, सरटोली सेल। तो 2 प्रकार की हो गई वर्षण में, एक तो जनन कोशिका होती है, दूसरी कौन सी होती है, सरटोली कोशिका होती है। और तीसरी जो होती हैं उनको बोलते हैं अंतराली। क्या बोलते हैं, अंतराली कोशिका। और अंतराली जो कोशिका है इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिलिंग सेल। तो कितने प्रकार की कोशिकाएं हो गई, 3 प्रकार की। एक तो कौन सी है, दूसरी कौन सी है, और तीसरी कौन सी है, अंतराली कोशिका है। अंतराली कोशिका का ही दूसरा नाम है, इसको आप क्या बोल सकते हो, तो इसको आप लैंडिंग कोशिका भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो,
लैंडिंग कोशिका। कि वर्षण में जो अंतराली जो कोशिकाएं हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं, लैंडिंग कोशिकाएं बोल सकते हैं। अब बात ये आती है, हम बोलते हैं कि हमारा ऑर्गन क्या करता है, काम करता है। तो ऑर्गन बना हुआ किसका होता है, कोशिकाओं से बना होता है। तो ऑर्गन काम नहीं करता, उसके अंदर जो सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, काम करती हैं। तो देखो कि जो वर्षण जो है, इस वर्षण में जो जनन जो कोशिकाएं हैं, ये जनन कोशिकाएं क्या काम करती हैं। तो देखो ये जनन जो कोशिकाएं हैं ये क्या काम करेंगी, तो ये करेंगी शुक्राणुओं का निर्माण। किसका निर्माण, शुक्राणुओं का निर्माण। तो शुक्राणुओं का जो निर्माण है वो वर्षण की कौन सी कोशिकाएं करती हैं, जनन कोशिकाएं करती हैं। कौन सी कोशिकाएं करती हैं, जनन कोशिकाएं। शुक्राणुओं का निर्माण हो जाता है, तो निर्माण होते ही शुक्राणु प्रजनन में भाग लेते हैं क्या, नो, प्रजनन में भाग नहीं लेंगे। तो ये प्रजनन में भाग नहीं लेंगे, लेकिन इनको क्या रहने के लिए, जीवित रहने के लिए पोषण की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी। इनको अपने आप में मैच्योर होने के लिए, परिपक्व होने के लिए पोषण की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी। तो इनको पोषण प्रदान करने का काम कौन करती है, सरटोली कोशिका। तो सरटोली जो कोशिका जो है, इन सरटोली कोशिकाओं का काम क्या होता है, तो सरटोली जो कोशिकाएं होती हैं वो शुक्राणुओं को क्या प्रदान करती हैं, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना। दो कोशिकाएं, दोनों के काम समझ में आ गए। एक का काम तो क्या है, शुक्राणुओं का क्या करना, निर्माण करना। दूसरी का काम क्या है, शुक्राणुओं को क्या प्रदान करना, पोषण प्रदान करना। और देखो तीसरी जो अंतराली जो कोशिका है, इस अंतराली कोशिका का काम क्या होता है, तो वर्षण से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करने का काम कौन करती है, अंतराली कोशिका करती है। तो इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करना। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई भाई। वर्षण में कितने प्रकार की कोशिका, 3 प्रकार की कोशिका। कौन कौन सी, जनन कोशिका, सरटोली कोशिका, अंतराली कोशिका। अंतराली कोशिका को क्या बोल सकते हो, लैंडिंग कोशिका। जनन कोशिका का काम क्या है, शुक्राणुओं का निर्माण करना। कि वर्षण की कौन सी कोशिकाएं शुक्राणु का निर्माण करती हैं, जनन कोशिकाएं। शुक्राणुओं को पोषण कौन प्रदान करती है, और अंतराली जो कोशिकाएं हैं उनका काम क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करना, स्रावित करना। अब देखो कल वाली बात दोबारा से याद करो। मैंने एक बात बताई थी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कब स्रावित होगा, जब लड़का जवान होगा। जब लड़का जवान होगा तो जो मस्तिष्क में जो पीयूष ग्रंथि है, उस पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होगा, LH हार्मोन स्रावित होगा, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन स्रावित होगा। चलेगा कहां से, पीयूष ग्रंथि से ब्लड की सहायता से कहां पहुंचेगा, वर्षण। वर्षण की कौन सी कोशिकाओं में, अंतराली कोशिकाओं में। और अंतराली कोशिकाओं को क्या सूचना देगा कि लड़का क्या हो गया, जवान हो गया। इतना काम उसका नष्ट हो गया। फिर ये अंतराली कोशिकाएं क्या हो जाएंगी, प्रेरित हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी, सक्रिय हो जाएंगी। और ये क्या करेंगी, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करेंगी। क्वेश्चन आता है कि पुरुषों में, किसमें, पुरुषों में अंतराली कोशिकाओं को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है। तो पुरुषों में अंतराली कोशिकाओं को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन थोड़ी प्रेरित करने वाला है, LH हार्मोन। ये LH हार्मोन जब आएगा किसके पास, वर्षण की अंतराली कोशिकाओं के पास, उसके बाद में ये अंतराली कोशिका क्या करेंगी, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करेंगी। तो जब तक इसको कोई प्रेरित करेगा तभी तो ये क्या करेगी, काम करेगी। तो इसको प्रेरित करने का काम कौन करता है, LH करता है। तो पुरुषों में अंतराली कोशिकाओं को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है, LH हार्मोन है। और इस LH हार्मोन को शॉर्ट में क्या कहा जाता है, तो इसको ICSH कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि पुरुषों में LH जो हार्मोन है, ल्यूटिलाइजिंग जो हार्मोन है, इस ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन को क्या कहा जाता है, ICSH। कि सर ये ICSH का मतलब क्या है, I का मतलब इंटरस्टेटिलिंग, I का मतलब इंटरस्टेटिलिंग, C का मतलब सेल, S का मतलब होता है स्टिमुलेटिंग, S का मतलब क्या होता है, स्टिमुलेटिंग, और H का मतलब होता है हार्मोन। सुनो हिंदी में, IC का मतलब अंतराली कोशिका, IC का मतलब क्या है,
अंतराली कोशिका। एस का मतलब होता है स्टिमुलेटिंग, का मतलब होता है प्रेरित करने वाला, और एच का मतलब क्या है, हार्मोन। तो एलएच को हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, अंतराली कोशिकाओं को प्रेरित करने वाला हार्मोन। हिंदी में अंतराली कोशिकाओं को प्रेरित करने वाला हार्मोन, और इंग्लिश में बोलेंगे इंटरस्टेटिलिंग सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ICSH शॉर्ट में बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई क्या? चलो तो आ गई तो ये बात लिखो, ऐसा ही लिखना है, कोई बड़ा लंबा चौड़ा कुछ नहीं लिखना, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखना, थोड़ा सा स्पीड से। आप नहीं लिख रहे, लिख लिया साथ में, आप तो वो निकले, क्या बोलते हैं, तेज आदमी निकले, साथ में मत लिखा करो। क्या हुआ आपका लास्ट लाइन? हाँ लिख लो, खर्चा करो खर्चा, हाँ नोट लगाओ भाई। हाँ मैंने आप एक रास्ता बताया था ना कल वाला, हाँ अगर नोट नहीं खर्च करना चाहते तो आप क्या लगा सकते हो, विशेष। जितना काम नोट करेगा उतना ही काम कौन करेगा, विशेष करेगा। कौन करेगा, विशेष करेगा। देखो नोट में क्या लिखना है, मेरे साथ साथ लिख लो। पुरुषों में LH जो है वो महिलाओं में भी स्रावित होगा, जब लड़की क्या होगी, जवान होगी। तो पीयूष ग्रंथि से LH तो स्रावित होगा ही, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, पुरुषों की। तो पुरुषों में कौन से हार्मोन को, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, LH को अंतराली कोशिकाओं को प्रेरित करने वाला हार्मोन, अंतराली कोशिकाओं को प्रेरित करने वाला हार्मोन। शॉर्ट में लिख दूं क्या, ICSH कहा जाता है, ICSH कहा जाता है। ICSH का पूरा नाम जो इच्छुक हो वो लिख लेना, इंटरस्टेटिलिंग सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अंतराली कोशिकाओं को प्रेरित करने वाला हार्मोन। अब बात करते हैं शुक्राणु की। किसकी बात करते हैं, शुक्राणु की बात करते हैं। शुक्राणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पर्म। क्या बोलते हैं, स्पर्म। सबसे पहले कि शुक्राणु जो है, इस शुक्राणु को हम और किस नाम से बोल सकते हैं। तो देखो शुक्राणु जो होता है इसका अन्य नाम क्या बोलते हैं, तो स्पर्म से याद रखना, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ। कि शुक्राणु को आप क्या कह सकते हो, स्पर्मेटोजोआ भी कह सकते हो। फिर बात आती है कि शुक्राणु जो है, इस शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। कि शुक्राणु का जो निर्माण होता है, शुक्राणु के निर्माण में 74 दिन का क्या लगता है, समय लगता है। तो थोड़ा उसकी तरफ आपको क्या करना है, ध्यान भी रखना है, इज्जत करनी है, ठीक है ना। हाँ काम आते हैं शुक्राणु
74 दिन का समय लगता है। आप इग्नोर कर देते हो, है ना, ठीक है ना। तो देखो कि शुक्राणु निर्माण की जो प्रक्रिया जो होती है, प्रोसेस जो होती है, उसको हम क्या कहते हैं। तो देखो एक शब्द होता है जेनेसिस। कौन सा शब्द होता है? जेनेसिस। और जेनेसिस का मतलब होता है निर्माण की प्रक्रिया। किसकी प्रक्रिया? निर्माण की प्रक्रिया। तो देखो निर्माण किसका हो रहा है? स्पर्मेटोजोआ, शुक्राणु का हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो स्पर्मेटो, लगा दो इसके क्या? जेनेसिस। तो शुक्राणु निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। याद रह जाएगा कि शुक्राणु को स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं, तो स्पर्मेटोजोआ के साथ क्या लगा दिया? जेनेसिस। तो शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। अब देखो शुक्राणु है, शुक्राणु निर्माण में कितना समय लगता है? 74 दिन का क्या लगता है? समय लगता है। तो शुक्राणु निर्माण में कितने दिन का समय लगता है? 74 दिन का क्या लगता है? समय लगता है। अब देखो इसके बाद में मैं बात करूं कि जो शुक्राणु निर्माण में जो भाग लेने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है। जैसे हमने बोला था ना अभी कि जनन जो कोशिकाएं जो हैं वो शुक्राणुओं का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। तो वो शुक्राणु निर्माण में भाग ले रही हैं कि नहीं ले रही? तो शुक्राणु निर्माण में भाग लेने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उनको हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। याद हो जाएगा, स्पर्मेटो से शुक्राणु और निर्माण में भाग लेने वाली कोशिका, तो लगा देना गोनिया। तो शुक्राणु निर्माण में भाग लेने वाली कोशिका क्या कहलाएंगी? स्पर्मेटोगोनिया। तो शुक्राणु निर्माण में भाग लेने वाली कोशिका क्या कहलाती हैं? स्पर्मेटोगोनिया कहलाती हैं। अब देखो कि शुक्राणु का जो निर्माण होगा इससे होगा कि नहीं होगा? स्पर्मेटोगोनिया से ही तो होगा। और क्वेश्चन पूछता है कि एक जो स्पर्मेटोजोगोनिया होती है उस एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने शुक्राणुओं का क्या होता है? निर्माण होता है। तो एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 शुक्राणुओं का क्या होता है? निर्माण होता है। एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 शुक्राणुओं का क्या होता है? निर्माण होता है। कैसे होता है इधर ध्यान देना। तो एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 शुक्राणुओं का क्या होता है? निर्माण होता है। 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। कैसे होता है? कोशिका पढ़ी थी आपने कभी? और कोशिका पढ़ी होगी तो कोशिका विभाजन भी आपने पढ़ा होगा। और जो कोशिका जो विभाजन होता है वो 2 प्रकार से होता है। एक होता है समसूत्री विभाजन और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री जो विभाजन होता है उस समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि एक ये जो कोशिका है, अगर इस कोशिका में जब समसूत्री विभाजन होगा तो ये कोशिका 2 समान कोशिकाओं में क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। 2 समान कोशिकाओं में क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। समसूत्री विभाजन होता है। लेकिन अर्धसूत्री जो विभाजन होता है वो अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है? समसूत्री विभाजन केवल एक बार ही हो रहा है। एक बार समसूत्री विभाजन होगा तो एक कोशिका से 2 नई कोशिकाओं का निर्माण होगा कि नहीं होगा? लेकिन अर्धसूत्री जो विभाजन होता है वो कितनी बार होता है? 2 बार होता है। अर्धसूत्री विभाजन कितनी बार होता है? 2 बार होता है। एक होता है अर्धसूत्री प्रथम और एक होता है अर्धसूत्री सेकंड, द्वितीय। तो जब क्या होगा कि अर्धसूत्री विभाजन 2 बार होगा तो अर्धसूत्री विभाजन जो प्रथम होता है उसमें तो क्या होगा? एक कोशिकाओं से 2 कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मान लो मैं ये बोलूं कि ये जो है इसको मैं बोलूं कि ये क्या है? अर्धसूत्री फर्स्ट है। क्या है? अर्धसूत्री फर्स्ट। तो अर्धसूत्री फर्स्ट है तो ये समसूत्री की तरह होता है, मतलब 2 कोशिकाओं का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। लेकिन जैसे अर्धसूत्री क्या होगा? सेकंड होगा। तो अर्धसूत्री सेकंड होगा तो इससे भी कितनी कोशिकाएं बन जाएंगी? 2। और इससे भी कितनी कोशिकाएं बन जाएंगी? 2 कोशिकाएं क्या हो जाएंगी? बन जाएंगी। मतलब ये एक स्पर्मेटोगोनिया थी
तो इस एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने शुक्राणुओं का निर्माण हो गया? 4 शुक्राणुओं का क्या हो गया? निर्माण हो गया। 4 शुक्राणुओं का क्या हो गया? निर्माण हो गया। एक बात और, आपने पढ़ा है कि मानव जो होता है उस मानव की प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में, मानव की जो क्या होती है, प्रत्येक कोशिका जो होती है उसके केंद्रक में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़ी बोल दो या कितने बोल सकते हो? 46 क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। मतलब क्या था कि ये जो है एक क्या है? स्पर्मेटोगोनिया है, तो इसमें गुणसूत्र कितने होंगे? 46, क्योंकि हमारे शरीर की एक कोशिका है तो इसमें कितने गुणसूत्र होंगे? 46 गुणसूत्र होंगे। अब देखो इसमें क्या हुआ है? अर्धसूत्री विभाजन प्रथम हुआ है। अर्धसूत्री विभाजन जब प्रथम होता है तो इसमें जितने गुणसूत्र हैं उतने ही किसमें रहेंगे? इसमें, और उतने ही किसमें रहेंगे? इसमें। यानी होता क्या है कि अर्धसूत्री जो प्रथम विभाजन होता है वो समसूत्री की तरह होता है। और समसूत्री विभाजन क्या कहता है कि समसूत्री विभाजन के दौरान एक कोशिकाओं से 2 नई कोशिकाओं का क्या होता है? निर्माण होता है। और उनमें गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो क्या होती है? पहले वाली के समान होती है। तो ये अर्धसूत्री जो फर्स्ट है ये किसकी तरह हुआ है? समसूत्री की तरह हुआ है। तो इसमें गुणसूत्रों की जो संख्या है वो क्या रहेगी? सेम रहेगी कि नहीं रहेगी? लेकिन अब यहां पर क्या हुआ? तो यहां पर क्या हुआ है? अर्धसूत्री सेकंड। और जैसे ही अर्धसूत्री सेकंड होता है तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी रह जाती है? आधी रह जाती है। मतलब इसमें कितने गुणसूत्र थे? तो इसमें कितने रह जाएंगे? इसमें भी कितने रह जाएंगे? 23। इसमें भी कितने रह जाएंगे? और इसमें भी कितने रह जाएंगे? 23। और आपने पढ़ रखा है कि मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन शुक्राणु और जो अंडाणु जो होते हैं उनमें कितने कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। वो बात आपको समझ में आ गई होगी 23 गुणसूत्र कैसे होते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये नोट कर लो ऐसा कैसा। क्या है आपकी? तो ये है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया। तो एक जो स्पर्मेटोगोनिया है उससे कितने शुक्राणुओं का निर्माण हो गया? 4 शुक्राणुओं का क्या हो गया? निर्माण हो गया। हाँ, नहीं लिखा क्या? समसूत्री का मतलब होता है कि एक कोशिकाओं से 2 कोशिकाएं तो बन जाएंगी, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या क्या रहेगी? समान। सम का मतलब है समान, सूत्र का मतलब है गुणसूत्र। तो इस कोशिका के केंद्रक में 46 गुणसूत्र थे, तो इसमें भी कितने रहेंगे? इसमें भी कितने? और जैसे ही अर्धसूत्री सेकंड होगा तो अर्धसूत्री सेकंड होगा तो गुणसूत्रों की संख्या फिर कितनी रह जाएगी? आधी आधी। लिखो आगे। प्रत्येक शुक्राणु के केंद्रक में, प्रत्येक शुक्राणु के केंद्रक में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या, प्रत्येक शुक्राणु के केंद्रक में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। तेबीस होती है। क्यों होती है 23? 23 इसलिए होती है कि देखो कि जब नई संतान का क्या होगा? जन्म होगा। तो नई संतान के जन्म में पुरुषों के शरीर से कौन भाग लेता है? शुक्राणु। और महिलाओं के शरीर से कौन भाग लेता है?
अंडाणु। ठीक है, शुक्राणु के केंद्रक में भी कितने गुणसूत्र और अंडाणु के केंद्रक में भी कितने गुणसूत्र? 23 गुण। जब दोनों आपस में क्या होते हैं, संयोग करते हैं, जुड़ते हैं, महिला और पुरुष में जब क्रॉस होगा तो महिला के शरीर से तो अंडाणु और पुरुष के शरीर से शुक्राणु दोनों आपस में क्या करेंगे, संयोग करेंगे, जुड़ेंगे, तो दोनों के केंद्रक जुड़ेंगे और दोनों के केंद्रक जुड़ेंगे मतलब दोनों के गुणसूत्र क्या होंगे, जुड़ेंगे। और जब दोनों के गुणसूत्र जुड़ेंगे तो गुणसूत्रों की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 46। क्यों? क्योंकि नई संतान का जब जन्म होगा तो उसके शरीर में जो कोशिका होगी तो उसमें 46 गुणसूत्र ही तो होंगे, क्योंकि अपना गुणसूत्रीय सिद्धांत यही तो कहता है कि मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका में कितने गुणसूत्र होने चाहिए, 46 गुणसूत्र। अगर इसके अंदर कितने गुणसूत्र होते, 46, शुक्राणु में कितने होते, 46, और अंडाणु में भी कितने होते, 46, और जब दोनों क्या करते, संयोग करते, जुड़ते, तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती, 92। गुणसूत्रीय सिद्धांत की क्या नहीं होती, पालना नहीं होती। इसलिए अंडाणु और शुक्राणु दोनों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी रहती है, 23 रहती है। बाकी सभी जो कोशिकाएं होती हैं उनमें कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। अब देखो ये तो अपने किसकी बात कर ली, तो ये तो अपन ने वर्षण की बात कर ली। किसकी बात कर ली, वर्षण की बात कर ली कि वर्षण जो है, वर्षण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है और वर्षण में शुक्राणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। शुक्राणुओं का निर्माण होता है, शुक्राणुओं के जो प्रॉपर्टी है उसकी हमने क्या कर ली, बात कर ली। 2 नंबर पे लिखो वर्षण कोश। एक बात और लिख लो, वर्षण कोश से पहले एक लाइन और लिख लो, एक ही लाइन और लिख लो वर्षण कोश से पहले। वर्षण को पुरुषों के शरीर का, वर्षण को पुरुषों के शरीर का मुख्य, ओब्लिक लगा के लिखना, प्राथमिक, वर्षण को पुरुषों के शरीर का मुख्य ओब्लिक प्राथमिक प्रजनन अंग कहा जाता है, प्रजनन अंग कहा जाता है। क्योंकि इसमें प्रजनन के लिए आवश्यक, क्योंकि इसमें प्रजनन के लिए आवश्यक, और प्रजनन के लिए आवश्यक क्या होते हैं, शुक्राणु। प्रजनन के लिए आवश्यक शुक्राणुओं का निर्माण होता है, प्रजनन के लिए आवश्यक शुक्राणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। प्रजनन के लिए आवश्यक शुक्राणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। अब नीचे लिखो वर्षण के अलावा प्रजनन में भाग लेने वाले अंग, वर्षण के अलावा प्रजनन में भाग लेने वाले अंग सहायक, ओब्लिक, द्वितीयक प्रजनन अंग कहलाते हैं, जो निम्न है। और अब यहां से शुरू कर दो वर्षण कोश। 1 नंबर पे क्या लिखोगे, वर्षण कोश। कोश का मतलब क्या होता है भाई, कोश का मतलब होता है थैला। कोश का मतलब क्या होता है, थैला होता है। वर्षण के बाहर कोश लिखा हुआ है, मतलब वर्षण के बाहर की तरफ जो थैली नुमा जो संरचना होती है, जो वर्षण की बाहरी चोटों से सुरक्षा करती है, वो क्या कहलाता है, वर्षण कोश कहलाता है। मतलब कि वर्षण कोश का काम है वर्षण को क्या करना, सुरक्षा प्रदान करना। तो डैश लगा के एक लाइन लिखो इसमें, वर्षण के बाहर
वर्षण के बाहर थैली नुमा संरचना, वर्षण के बाहर थैली नुमा संरचना जो वर्षण की बाहरी चोटों से, भारी वजन वाला मत लिखना, ये वाला लिखना कि बाहर से चोट जो लगती है वो भारी चोटों से सुरक्षा करता है। वर्षण के बाहर थैली नुमा संरचना जो वर्षण की भारी चोटों से क्या करता है, सुरक्षा करता है, क्या कहलाता है, वर्षण कोश कहलाता है। दूसरा लिखो अधिवर्षण, देखो अधि का मतलब क्या होता है, ऊपर, अधि का मतलब क्या होता है, ऊपर, और वर्षण का मतलब वर्षण, तो वर्षण के ऊपर। और देखो यानी कि इस तरीके से क्या होता है, वर्षण होता है, 1 2, ठीक है। तो ये जो वर्षण होता है, इस वर्षण के ऊपर ऐसे नलिका रूप में क्या होती है, संरचनाएं होती हैं। इस संरचना को हम क्या कहते हैं, अधिवर्षण कहते हैं। इधर भी ये इस प्रकार से कि वर्षण के ऊपर नलिका रूप में जो संरचना होती है उसको हम क्या कहते हैं, अधिवर्षण कहते हैं। अधिवर्षण का काम क्या होता है, तो अधिवर्षण का काम होता है कि वर्षण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, वो शुक्राणु कहाँ आएंगे, इस अधिवर्षण में आएंगे, और अधिवर्षण में आने के बाद में उन शुक्राणुओं का यहाँ पर क्या होता है, परिपक्वन होता है, मैच्यूरेशन होता है। क्या होता है, परिपक्वन, मैच्यूरेशन होता है। और ये अधिवर्षणी जो है, ये अधिवर्षण शुक्राणुओं को गति प्रदान करने के लिए क्या करते हैं, ऊर्जा देते हैं। कि शुक्राणु है वो कहाँ तक जाएंगे, बहुत लंबी यात्रा करेंगे कि नहीं करेंगे, तो उनको वो गति करने के लिए ऊर्जा प्रदान करने का काम भी कौन करता है, अधिवर्षण करता है। आ गई बात समझ में, लिखो अधिवर्षण में वर्षण के ऊपर नलिका रूप में संरचना, वर्षण के ऊपर नलिका रूप में संरचना जो वर्षण को गति करने के लिए, जो वर्षण को गति करने के लिए, सॉरी शुक्राणु को गति करने के लिए, जो शुक्राणु को गति करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है, ऊर्जा प्रदान करती है, तथा इसी भाग में शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है, तथा इसी भाग में शुक्राणुओं का क्या होता है, परिपक्वन होता है। फिर लिखो शुक्र वाहिनी, जैसा नाम वैसा काम, नाम से ही पता चल रहा होगा। एक होती है बाल वाहिनी जो सुबह घर की तरफ आती है मोहल्ले में, ठीक है, बच्चों को लेकर जाती है और दोपहर को वापस छोड़ने आती है। बाल वाहिनी मतलब बच्चों को ले जाने वाली, लाने वाली। तो यहाँ पर शुक्र वाहिनी किसको ले जाने वाली, शुक्राणु को ले जाने वाली। कहाँ तक ले जाने वाली, शुक्राशय तक ले जाने वाली। कहाँ तक, शुक्राशय तक। तो लिखो इसमें, यह शुक्राणुओं को शुक्राशय तक पहुंचाती है। यह शुक्राणुओं को शुक्राशय तक पहुंचाती है। नेक्स्ट लिखो शुक्राशय। शुक्राणु जो हैं वो क्या अकेले स्रावित होते हैं?
शुक्राणु जो है वो अकेले स्रावित होते हैं क्या? तो फिर कैसे स्रावित होते हैं? तो देखो कि जो पुरुष है उस पुरुष के शरीर में वीर्य क्या होता है? स्रावित होता है। सीमेन जिसको बोलते हैं, वीर्य क्या होता है? स्रावित होता है। उस वीर्य के द्वारा शुक्राणु क्या होते हैं? स्रावित होते हैं। वीर्य के द्वारा शुक्राणु क्या होते हैं? स्रावित होते हैं। तो ये जो वीर्य जो होता है, सीमन जो होता है, इसका जो निर्माण होता है वो इसका निर्माण अधिकांश भाग जो है वो कहाँ से होगा? शुक्राशय से होगा। वीर्य एक तरल पदार्थ के रूप में होता है कि नहीं होता? तो देखो कि वीर्य जो है, इस वीर्य का जो अधिकांश जो भाग है वो अधिकांश भाग कहाँ निर्मित होता है? शुक्राशय में क्या होता है? निर्मित होता है। तो लिखो इससे, शुक्राशय में लिखना इससे तरल क्षारीय पदार्थ स्रावित होता है। इससे तरल क्षारीय पदार्थ स्रावित होता है जो वीर्य का अधिकांश भाग होता है। कि हम शुक्राणुओं को अकेले को क्या नहीं बोल सकते? वीर्य नहीं बोल सकते। शुक्राशय से जो तरल जो है, क्षारीय पदार्थ जो स्रावित हुआ है, उसको भी आप क्या नहीं बोल सकते? वीर्य नहीं बोल सकते। इसके बाद लिखो प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि, देखो शुक्राशय से तरल क्षारीय पदार्थ स्रावित हो रहा था और इससे भी क्या होगा? तरल अम्लीय पदार्थ। इससे क्षारीय तो इससे कौन सा होगा? अम्लीय पदार्थ। और वो भी क्या करेगा? वीर्य निर्माण में भाग लेगा। और ये तो लगभग 60 से कितना होता है? 65% वीर्य में क्या होता है? शुक्राशय से स्रावित होने वाला तरल क्षारीय पदार्थ। लेकिन प्रोस्टेट ग्रंथि से जो स्रावित होने वाला तरल जो अम्लीय पदार्थ होता है वो 20 से ना, अभी तो और बचा हुआ है, ठीक है ना? तो 20 से कितना होता है? 25%। तो लिखो इससे तरल अम्लीय पदार्थ स्रावित होता है। जो इससे तरल अम्लीय पदार्थ स्रावित होता है जो वीर्य निर्माण में भाग लेता है। जो वीर्य निर्माण में भाग लेता है तथा यह पदार्थ शुक्राणुओं को नष्ट होने से बचाता है। तथा यह पदार्थ शुक्राणुओं को नष्ट होने से क्या करता है? बचाता है। अगला लिखो बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। इसका ही दूसरा नाम है काउपर्स ग्रंथि। बल्बो यूरिथ्रल को ही क्या बोलते हैं? काउपर्स ग्रंथि बोलते हैं। देखो इसका काम क्या होता है? जब सेक्स उत्तेजना होती है, क्या होती है? सेक्स उत्तेजना होती है, उस समय शिशन से एक क्या होता है? श्वेत तरल पदार्थ स्रावित होता है। और वो तरल जो श्वेत पदार्थ स्रावित होता है वो कहां से होता है? बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि से स्रावित होता है, जो इस वीर्य को क्या करता है? गति प्रदान करता है। वीर्य को क्या करता है? गति प्रदान करता है। इसके अलावा सेक्स उत्तेजना के समय तो ये अधिक मात्रा में स्रावित होगा, अन्यथा एनी टाइम ये क्या होता है? अल्प मात्रा में स्रावित होता है। और मूत्र मार्ग को कैसा बनाए रखता है? चिकना बनाए रखता है। कैसा बनाए रखता है? चिकना बनाए रखता है। वीर्य निर्माण में क्या होता है? इसकी भागीदारी तो नहीं होती है, लेकिन होता क्या है कि ये क्या करता है? सेक्स उत्तेजना के समय स्रावित होगा कि नहीं होगा? तो जो पीछे से वीर्य जो आएगा, स्खलित जो वीर्य है पीछे से जो आ रहा है, उसके साथ ये भी हो जाएगा। तो हम ये बोल देते हैं कि वीर्य निर्माण में ये भी क्या होता है? उपस्थित होता है। और लगभग
1% से कम इसकी भी क्या होती है, मात्रा होती है। कि वीर्य में बल्बोयूरिथ्रल से जो तरल जो पदार्थ जो होता है वो तरल पदार्थ 1 से कम प्रतिशत मात्रा में क्या होता है, उपस्थित होता है। अब देखो आप ही बताओ, इससे कौन सा पदार्थ स्रावित हो रहा था, तरल क्षारीय पदार्थ, इससे तरल अम्लीय पदार्थ, और इससे होता है तरल क्षारीय पदार्थ। इन दोनों से कैसा होगा, क्षारीय पदार्थ होगा। तो इसमें लिखो, इससे तरल क्षारीय पदार्थ स्रावित होता है, इससे तरल क्षारीय पदार्थ स्रावित होता है जो मूत्र मार्ग को चिकनाहट प्रदान करता है। मूत्र मार्ग को कैसा बनाए रखता है, चिकना बनाए रखता है। नीचे लिखना, सेक्स उत्तेजना के समय, सेक्स उत्तेजना के समय यह श्वेत तरल पदार्थ के रूप में, श्वेत तरल पदार्थ के रूप में स्रावित होता है, जो कुछ मात्रा में वीर्य में मिल जाता है, जो कुछ मात्रा में वीर्य में मिल जाता है। और लास्ट लिखो शिशन। शिशन का मतलब पेनिस। शरीर के बाहर एक बेलनाकार क्या होती है, संरचना होती है, जिसको क्या बोलते हैं, पेनिस बोलते हैं। पेनिस का काम क्या होता है कि पुरुषों के शरीर से स्खलित मतलब स्रावित जो हुआ है, स्खलित जो वीर्य जो होता है, उस वीर्य को महिलाओं की योनि द्वारा अंडवाहिनी तक पहुंचाने का क्या करता है, काम करता है। तो लिखो इसमें, यह पुरुषों के शरीर से स्खलित का मतलब जो स्रावित हो गया है, जो चलकर आ गया, यह पुरुषों के शरीर से स्खलित होने वाले वीर्य को महिलाओं की योनि से अंडवाहिनी तक पहुंचाने का कार्य करता है। अंडवाहिनी तक पहुंचाने का क्या करता है, कार्य करता है। और अब लास्ट लिख लो, वीर्य का संगठन, कि जो सीमन जो होता है उस सीमन में क्या क्या होता है, वीर्य में क्या क्या होता है। तो एक तरफ तो लिखो अंग, एक तरफ लिखो स्रावित पदार्थ, और एक तरफ लिखो मात्रा, कि वीर्य जो होता है वो किस किस से मिलकर बना होता है। तो देखो अंग तो कौन सा है, अंग है वर्षण। वर्षण से कौन सा पदार्थ स्रावित होता है, शुक्राणु। और वीर्य में शुक्राणु की उपस्थिति कितनी होती है, 4 से 5%। दूसरा अंग कौन सा है, शुक्राशय। शुक्राशय से कौन सा पदार्थ स्रावित होता है, तरल क्षारीय पदार्थ। मात्रा कितनी होती है, 60 से 65%। तीसरा अंग कौन सा होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या स्रावित होता है, तरल अम्लीय पदार्थ।
कितनी मात्रा होती है? 20 से 25%। और लास्ट है आपकी बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। और बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि से क्या स्रावित होता है? तरल क्षारीय पदार्थ। और इसकी जो मात्रा होती है वो 1% से क्या होती है? कम। ये तो कुदरती साथ हो जाता है, भंडारे में जा रहा है बस, ठीक है। तो ये क्या होता है? वीर्य का संगठन। की वीर्य में क्या होगा? शुक्राणु होगा, शुक्राशय से स्रावित तरल क्षारीय पदार्थ होगा, प्रोस्टेट ग्रंथि से स्रावित तरल अम्लीय पदार्थ होगा, और बल्बो यूरिथ्रल से स्रावित तरल क्षारीय पदार्थ होगा। नीचे 2 बातें और लिख लो, इसको पूरा कर देते हैं, फिर कल मादा जनन तंत्र पढ़ेंगे। लिखो, वीर्य की प्रकृति। लिख लो भैया, आराम से लिख लो, कोई नहीं। वीर्य की प्रकृति, हाँ, और प्रकृति में लिखना हल्का क्षारीय। जैसे प्रकृति बताते हो ना आप कोई भी पदार्थ की, कि सर ये अम्लीय है, ये क्षारीय है, ये उदासीन है, तो वो उसकी पीएच के आधार पर बताते हैं कि नहीं बताते? तो ये जो होता है वो कैसा होता है? हल्का क्षारीय। कोष्टक में लिखो पीएच कितनी होती है? वीर्य जो है इसकी प्रकृति कैसी होती है? हल्का क्षारीय। और हल्का क्षारीय है तो पीएच 7.4, 7 से ज्यादा होगी, 7 से कम नहीं होगी। 7 से कम होगी तो अम्लीय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अम्लीय। देखो अम्लीय तो यही है, बाकी ये दोनों कैसे हैं? क्षारीय। तो जो क्या है, स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा किसकी है? क्षारीयता की है। तो वीर्य जो है उसकी पीएच कितनी होती है? 7.4। और हमारे शरीर में जो ब्लड जो होता है उसकी पीएच भी कितनी होती है? 7.4। याद रखना कि हमारा ब्लड है उसकी पीएच भी कितनी? 7.4। वो भी स्वाद में कैसा होता है? हल्का क्षारीय। वीर्य भी कैसा होता है? हल्का क्षारीय। इसके अलावा भोजन को पचाने वाले 2 रस होते हैं, एक होता है पित्तरस और एक होता है अग्नाशयिक रस। उन दोनों की पीएच भी कितनी होती है? 7.4। याद रहेंगी 4 बातें? ठीक है। अब देखो नीचे लिखो, वीर्य में फ्रक्टोज शर्करा, वीर्य में फ्रक्टोज शर्करा, एस्कोर्बिक अम्ल, वीर्य में फ्रक्टोज शर्करा, कोमा लगा के लिखना, एस्कोर्बिक अम्ल एवं एंजाइम उपस्थित होते हैं। और वीर्य में एंजाइम होते हैं मतलब वीर्य एक प्रकार का क्या होता है? जूस, रस होता है। क्या होता है? रस होता है। और वर्षण से रस स्रावित हो गया कि नहीं हो गया, इसलिए वर्षण को हम क्या कहते हैं? बहिस्रावी ग्रंथि भी कहते हैं। तो वर्षण है, वर्षण से हार्मोन स्रावित हो गया और वर्षण से रस स्रावित हो गया, इसलिए हम वर्षण को क्या कहेंगे? मिश्रित ग्रंथि कहेंगे। तो वीर्य जो है, वीर्य में कौन सी शर्करा होती है? फ्रक्टोज शर्करा होती है। कौन सा अम्ल होता है? एस्कोर्बिक अम्ल होता है। और एंजाइम क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। देखो भाई सुनो, फ्रक्टोज जो शर्करा होती है वो फलों में होती है, शहद में होती है। सबसे मीठी क्या होती है? प्राकृतिक शर्करा होती है। लेकिन ये पुरुषों के शरीर में जो वीर्य जो होता है उस वीर्य में भी क्या होती है? उपस्थित। एकमात्र जो शर्करा है जो वीर्य में क्या होती है? उपस्थित होती है। ये होते हैं ना बलात्कार वगैरह के जो केसेज जो होते हैं, कि मान लो कि कोई लड़की है, जबरदस्ती बोल दे कि मेरे साथ क्या हो गया? बलात्कार हो गया, तो उसका जो क्या किया जाता है? टेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? डीएनए टेस्ट बोलते हैं। वो टेस्ट जो करते हैं तो उस टेस्ट में क्या पता लगाते हैं कि अगर सैंपल में फ्रक्टोज शर्करा प्राप्त हुई है तो कन्फर्म होगा उसका क्या हुआ है? बलात्कार हुआ है। अगर फ्रक्टोज शर्करा नहीं है तो क्या नहीं हुआ है? बलात्कार नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि पुरुषों के शरीर में क्या होती है? फ्रक्टोज शर्करा। तो इसी फ्रक्टोज शर्करा के आधार पर उसका क्या किया जाता है? टेस्ट किया जाता है। आ गई क्या बात समझ में? ठीक है। अब एक बात और लिख लो लास्ट, बाद में ये कंप्लीट हो जाएगा। कई बार क्या होता है, सुनो भाई, काम की बातें हैं ये, आपको ऐसा अजीब सा लग रहा है, ठीक है, बाकी ये सारी की सारी बातें आपको पूछी जाती हैं और पूछी जाएंगी। कई बार क्या होता है कि अपने समाज में एक क्या होती है?
परंपरा है कि अगर किसी दंपति के क्या नहीं हो रही है, संतान नहीं हो रही है, क्या नहीं हो रही है, संतान, तो उस समय वहां पर किसको दोषी ठहराते हैं? महिला को दोषी ठहराते हैं कि इसके शरीर में इसमें कोई ना कोई कमी है, इसकी वजह से इसके क्या नहीं हो रही है, संतान नहीं हो रही है। क्या उसके लिए दोषी महिला ही होती है? पुरुष भी क्या हो सकता है? दोषी हो सकता है। क्यों हो सकता है? कि मान लो कि उस पुरुष के शरीर में शुक्राणुओं का क्या नहीं हो रहा हो, निर्माण ही नहीं हो रहा हो, तो चाहे महिला कितने ही अंडाणु का क्या करे, उत्पादन करे, क्या संतान का जन्म होगा क्या? या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि शुक्राणुओं का निर्माण तो हो रहा है लेकिन बहुत कम शुक्राणुओं का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है, जो वहां तक पहुंचने में ही क्या हो गए, डैमेज हो गए, यानी कि रास्ता पार कर रहे हैं, ठीक है, अंडवाहिनी तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो जब अंडवाहिनी में अंडाणु के पास शुक्राणु नहीं पहुंचेंगे तो क्या संतान का जन्म होगा क्या? नहीं होगा। तो शुक्राणुओं की क्या हो सकती है, कमी भी हो सकती है, या फिर वीर्य में शुक्राणुओं की अनुपस्थिति भी हो सकती है। दो बातें होगी कि नहीं होगी? और अगर वीर्य के अंदर 4 से 5% क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं, तो हम बोलेंगे कि सामान्य क्या है, शुक्राणु है। तो 3 चीजें लिखो। पहली है वीर्य में शुक्राणुओं की उपस्थिति, कि वीर्य में कितने प्रतिशत शुक्राणु होने चाहिए, 4 से 5%। तो उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, तो उस अवस्था को बोलते हैं यूस्पर्मिया। क्या बोलेंगे? कि वीर्य के अंदर 4 से 5% क्या होने चाहिए, शुक्राणु होने चाहिए। वो अगर शुक्राणु है तो उस अवस्था को हम क्या बोलेंगे, स्पर्म से ही बना है स्पर्मिया, और यू का मतलब होता है सहित, तो जितने होने चाहिए उतने हैं तो उसको बोलेंगे यूस्पर्मिया। वीर्य में शुक्राणुओं की कमी भी हो सकती है, 4 से 5% शुक्राणु नहीं, 1-2% ही है, तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं, ओलिगो का मतलब होता है कमी। किसकी कमी? स्पर्म, तो स्पर्मिया। अगर वीर्य में शुक्राणुओं की कमी है तो उससे हम क्या कहेंगे, ओलिगोस्पर्मिया। और तीसरा है अगर शुक्राणु है ही नहीं, वीर्य में शुक्राणुओं की अनुपस्थिति, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं एजुस्पर्मिया। तीनों बात आपको क्या करनी है, याद रखनी है। तीनों बात क्या करनी है, याद रखनी है। कि जितने शुक्राणु होने चाहिए उतने हैं, उसे क्या कहेंगे, यूस्पर्मिया। थोड़े बहुत कम है तो उसको क्या कहेंगे, ओलिगोस्पर्मिया। और बिल्कुल जीरो ही है तो उसे क्या कहेंगे, एजुस्पर्मिया कहेंगे। क्या? हाँ, किसकी नहीं होती ना, वैसे ही सामान्य से ही कम पढ़ते हैं। लिख लिया? और अगर अधिकता होती है तो वहां पर हम हाइपर शब्द का क्या करते हैं, प्रयोग, तो उसको हाइपर स्पर्मिया बोल सकते हैं, लेकिन होता नहीं है। अब देखो 3 चीजें हो गई, और एक चीज और लिख देता हूं कि एक सामान्य वयस्क एक स्खलन में 2.5 से 3.5 ml वीर्य स्खलित करता है। ऐसे बोलते हैं ना कि एक बार जब पुरुष डिस्चार्ज होता है, ठीक है, तो कितना वीर्य स्रावित करता है, स्खलित करता है, तो कितना, 2.5 से 3.5 ml वीर्य क्या करता है, स्खलित करता है। ये आपका नर प्रजनन तंत्र क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब तो आपके पास पढ़ने के लिए हो गया ना ठीक ठाक मामला। कल पढ़ के आओगे, पढ़ के आओगे क्या, या फिर घर ले जाके इसको रख दोगे और शाम को जब वो आरती पूजा की टाइम होती है तो थाली को इसकी तरफ भी घुमा कर ले जाओगे, बत्ती को, कि हाँ देख लेना भगवान इनकी तरफ इसमें कुछ लिखा हुआ है, उसको कहाँ डाल दो,